यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम एक नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे और आज चूंकि हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया था तो आज वाइस प्रेसिडेंट की यानी उपराष्ट्रपति की बारी है। वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमने अमेरिका यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आते हैं किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है। सबसे पहले आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति की पोस्ट होगी। देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एक उपराष्ट्रपति की पोस्ट होगी। एक उपराष्ट्रपति की पोस्ट होगी। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है आर्टिकल 64 कहता है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी सभापति, पदेन सभापति कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, आर्टिकल 64 कहता है कि ये जो है राज्यसभा का, ये जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की सैलरी नहीं मिलती है, उल्टा उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, वही चेयरमैन होता है। ठीक है, वही चेयरमैन होता है और वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसमें आर्टिकल 64 कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा और इस पद पर बने रहने तक वो लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई? ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं कि एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी और राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और जब तक वो इस पद पर बना हुआ है वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आप चाहे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ना ही ये ज़्यादा लंबा है। आर्टिकल 66 पे आते हैं सीधे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 61 जो है वो इलेक्शन की बात करता है। किसके इलेक्शन की बात करता है? यानी निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 66 जो है वो निर्वाचन की बात करता है और वो निर्वाचन जो है उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। अब आपको याद है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन तो बहुत ही टेढ़ी खीर थी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी सारे टेक्निकलिटीज़ थी, कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। बट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को काफ़ी सिंपल बना दिया गया है। इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदन both the houses of parliament, both the houses of parliament यानी both the houses of parliament members of
संसद की दोनों सदनों के सदस्य। अब इसमें देखिए, प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड लोग यानी निर्वाचित लोग पार्टिसिपेट करते थे, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ विल पार्टिसिपेट। डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? जहां प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, वहीं पर उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। डिफरेंस समझ में आया? अब जहां इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वहां पे राज्य की विधानसभा पार्टिसिपेट करती थी, बट राज्य के विधान परिषद नहीं करती थी। विधान परिषद तो करती नहीं थी, तो विधान परिषद यहाँ पे भी नहीं करती है। तो ये चीज कॉमन हो गई कि प्रेसिडेंट में भी विधान परिषद नहीं करती है और वाइस प्रेसिडेंट में विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता। गॉट इट? विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिख रही हूं, दोनों में ही कोई रोल नहीं होता। गॉट दैट? अब यहां आ जाइए। अब विधानसभा का जहां प्रेसिडेंट में मान्यता थी, यहां पर इनका कोई रोल नहीं है। तो यहां पे लेजिस्लेटिव वो काउंसिल है और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। यानी राज्यों के रोल को हटा ही दिया गया है। ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो दोनों में नहीं कर रही है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर ट्विस्ट करके आ जाए, इसलिए मैंने उस पहलू पर भी गौर करवाया है। ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में तो पार्टिसिपेट करती है, उसके निर्वाचित सदस्य, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है। रोल ही कोई नहीं है। बात खत्म हो गई? इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? ये चीज समझ में आई? तो हमें इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल मिल गया कि कौन कौन वोट दे सकता है। क्या कहते हैं आप? निर्वाचक मंडल मिल गया। यहाँ पर लेजिस्लेटिव, यहाँ पर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और राज्यों का रोल नहीं है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमें पता चल गया। अब इसकी पद्धति क्या है? इसकी पद्धति सेम वही होगी जो राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान हुई थी। सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन and proportional representation, single transferable vote, and
सीक्रेट बैलेट। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। यहाँ पे भी सेम वही पद्धति होगी जो राष्ट्रपति के चुनाव में हुई थी, और मैंने उस समय आपको बता दिया था कि इन सारे वर्ड्स के क्या मतलब है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट कैसे ट्रांसफर हो रहे थे राष्ट्रपति का, गुप्त मतदान होता है, ओपन मतदान भी होता है राज्यसभा में जब इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में जब मेंबर सदस्य चुन के जाते हैं तो वहां पर ओपन इलेक्शन होता है, और प्रोपोर्शनल समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सेम वही पद्धति लागू होगी जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई थी, और आपको इलेक्टोरल कॉलेज का पता ही है, ये सारी वर्ड्स हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करके वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य जो लाभ का पद है वो राज्य या फिर संसद के दोनों सदन का जो सदस्य है, सॉरी तो आई वॉज लाइक कंटिन्यूइंग विथ लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो लाभ का पद उसे धारण नहीं करना है। अच्छा, जब वो इसका अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, बट माइंड इट, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है या राज्य विधान या केंद्र मंत्री है या फिर राज्यपाल है या फिर विधानसभा का सदस्य है, तो ये सब लाभ के पद नहीं माने जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ सकता है। और लाभ का पद मैंने आपको बोला था कि किसी भी सांसद या फिर विधान राज्यों के जो एमएलए होते हैं उनको रोकता है किसी भी केंद्र के या फिर राज्य के या फिर कोई लोकल अथॉरिटी के या कोई पब्लिक अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस में लाभ का पद धारण करने के लिए। अब देखिए, केंद्र का कोई ऑफिस है, केंद्र का कोई भी ऑफिस है या फिर प्रशासनिक ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, या फिर राज्य का कोई ऑफिस है प्रशासनिक, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वहां पर कोई भी पद धारण करने से मना किया जा रहा है। तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि विधायिका में उनका रोल है, अगर वो एग्जीक्यूटिव में घुस जाएंगे और एग्जीक्यूटिव में उनका इंटरफेरेंस हो जाएगा तो वो अपनी पावर से बढ़ जाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य है कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो कहीं ना कहीं जो संविधान का लक्ष्य है वो धूमिल पड़ जाएगा। प्लस अगर वो सैलरी नहीं भी उठा रहे हैं दोनों पदों की, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सदस्य है, सांसद है, वो वहाँ की सैलरी भी उठा रहा है और मान लीजिए उसने कोई लाभ का पद भी धारण कर रखा है, तो दोनों चीज़ों में अगर आप देखें तो दो सैलरी भी मिल सकती है। बट अगर नहीं भी मिल रही है और वो इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है, वो काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट है जहाँ पर उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वो भी लाभ का पद माना जाएगा। हालांकि इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती ही रहती है आए दिन। कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनको हटा के ये लोग क्या करते हैं, जिनको हटा देते हैं, वो लाभ के पद से ही हटा देते हैं, उसको एक्सेप्शन में मान लेते हैं कि ये एक्सेप्शन है, अगर इस पे कोई होगा तो वो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो लाभ का पद हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपसे बोला भी था, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। उसके लिए पूरा एक वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको पूरा ओरिजिन समझा दूंगी। इन केस अगर मीन्स में आता है तो आप उसको लिख पाएंगे। अभी बस आप इतनी समझिए कि किसी भी चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो, किसी भी सांसद या फिर एमएलए को प्रशासनिक प्राधिकरण में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में किसी भी पद पे बैठने से मना किया जाता है, ठीक है, उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, अगर वो दोनों का मिंगल हो जाएगा तो चीज़ें चेक्स एंड बैलेंसेस वाली नहीं रहेंगी, लोग अतिक्रमण करने लगेंगे। चलिए फॉरगेट अबाउट दैट, हम इसको डिस्कस कर चुके थे एक बारी लाभ के पद को, हम इसको डिटेल में भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, डोंट वरी, मुझे चीज़ें याद है। 2-3 चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई हैं, वो मुझे याद है क्योंकि वो थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर अभी तक फोकस नहीं किया है, बट वो मैं कंप्लीट ज़रूर कराऊंगी एक वीडियो में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद हो गया ये। अब याद है आपको कि मैंने कहा था कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई भी मुंह उठा के इलेक्शन ना लड़ने पाए इसलिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, और टोटल वैलिड वोट्स, याद आया वैलिड वोट यानी वैध मत क्या होता है, वैलिड वोट यानी वैध मत क्या होता है, यानी कि मान लेते हैं 100 लोगों ने वोट डाला, लेकिन उसमें से कुछ लोग ज़्यादा होशियार निकल गए और उन्होंने ऐसा वोट डाला, मान लीजिए 3 कैंडिडेट थे कि बीच में आ गया, समझ भी नहीं आ रहा 2 को वोट दिया या 3 को वोट दिया, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो ये वोट तो दिया बट ये वैलिड तो नहीं हुआ। तो वैलिड कौन सा वोट होगा, मान लेते हैं ऐसे 10 वोट खराब हो गए तो 90 वोट्स बचे जो ठीक सही से उन्होंने दिया था, तो उन 90 वोट्स को वैलिड वोट्स माना जाएगा, बाकी 10 तो इनवैलिड हो गए। तो टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 जो है इलेक्शन में इसे मिलना चाहिए, नहीं तो जमानत राशि जो 15,000 की है वो जब्त हो जाएगी। तो 15,000 की जमानत राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, और आपको याद हो, और ये जमानत राशि कब जब्त होगी, जब 1/6 वोट्स नहीं मिलेंगे इलेक्शन का। दूसरी चीज़, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट के प्रस्ताव, मतलब कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो मेरे मतलब मैं जो कैंडिडेट हूँ, मुझे बैकअप करने के लिए 50 लोगों का अनुमोदन और 50 लोगों का प्रस्तावक, मतलब प्रस्ताव पारित करना चाहिए 50 लोगों को, और 50 लोगों को उसको अनुमोदन करना चाहिए, है ना। 50 लोग सेकेंडर हों और 50 लोग प्रपोजल करें। तो वो प्रेसिडेंट का था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में 20 लोग प्रस्ताव पारित कर दें और मतलब बैकअप करें, और 20 लोग अनुमोदित कर दें, बट ये 20 अलग होने चाहिए और ये 20 अलग होने चाहिए, यानी सेकेंडर होने चाहिए ये, और ये प्रपोज कर दे, ठीक है। तो आपका जो है कैंडिडेट जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयार हो गया है। ये बात कंप्लीट हो गई, बहुत सिंपल है, डिफरेंस मैं बताते चल रही हूँ, बाकी चीज़ें आपको। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना बैठा हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि अगर वो संसद के दोनों सदन या विधानमंडल, उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ रही है, उनका सदस्य है, तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो वो उस दिन से खाली समझा जाएगा वो स्थान जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा, और 20 लोग प्रस्तावित करेंगे और 20 लोग उसको अनुमोदित करेंगे, 20 लोग प्रपोजल देंगे और 20 लोग उसके सेकेंडर होंगे। 15,000 की जमानत राशि होती है जो कि जब्त हो जाएगी अगर 1/6 वोट्स नहीं मिले टोटल इलेक्शन का, ठीक है। इसमें अभी कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आर्टिकल 65 छोड़ दिया था, तो उसको भी एक बारी देख लेते हैं। आर्टिकल 65 वैसे हो चुका है प्रेसिडेंट के टाइम पे, लेकिन यहां भी उसे कवर करेंगे। आर्टिकल 65 में 3 क्लॉजेज हैं, ठीक है। पहला कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है रिजाइन कर दे
डेथ हो जाए या उसे रिमूव कर दिया जाए, सब आपको पता है ना कैसे हो जाएगा। रिमूव मतलब इम्पीचमेंट हो जाए, रिजाइन कर दे तो बात ही खत्म है, वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, अपना इस्तीफा सौंप देगा। लेकिन जब ओथ लेता है प्रेसिडेंट तब किसके समक्ष लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट अगर रिजाइन करता है तो वो किसके समक्ष किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं। अगर रिजाइन, डेथ या रिमूवल हो जाए राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट फिर उस समय उसका कार्यभार संभालेगा, राष्ट्रपति उस समय उसका कार्यभार, उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। कब तक संभालेगा? जब तक नया प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आ जाता है, तब तक वो प्रेसिडेंट होगा। दूसरा क्लॉज कहता है अगर किसी दिन मान लेते हैं प्रेसिडेंट एब्सेंट हो गया, इलनेस आ गई, बीमार है बेचारा, या और किन्हीं कारणों से अगर वो प्रेसिडेंट के कार्यभार को नहीं संभाल पा रहा है उस दिन, तो वाइस प्रेसिडेंट उसका ऑफिस संभाल लेगा। कब तक? जब तक वो अपना दोबारा ऑफिस आके रिज्यूम नहीं कर लेता है। ठीक है, सिंपल ही है। और आर्टिकल 65 का क्लॉज 3 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, कार्यकारी राष्ट्रपति बनता है, तो उसको वही इम्यूनिटीज, वही प्रिविलेजेस मिलेंगे और वही अलाउंसेस और सैलरी मिलेगी जो एक राष्ट्रपति की होती है, और उसके पद पर बने रहने तक संसद जो है उसके इन प्रिविलेजेस को कम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उसको सेम ट्रीटमेंट मिलेगी जो प्रेसिडेंट को मिलती है, सेम सैलरी, सेम अलाउंस, सेम इमोल्यूमेंट, सेम प्रिविलेज, सेम इम्यूनिटी, सब कुछ जो हम प्रेसिडेंट में डिस्कस कर चुके हैं वो सब उपराष्ट्रपति को भी मिलेगा अगर वो राष्ट्रपति का कार्यभार चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना संभाल रहा हो, मिलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाईएस्ट सिटीजन होता है ना, राष्ट्रपति के बाद सेकेंड हाईएस्ट सिटीजन, दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। दूसरा सर्वोच्च अधिकारी, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है इसका, दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है ये। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल 67 में, जो कि बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस, पदावधि। पदावधि देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। उससे पहले वो अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की इतनी कठोर प्रक्रिया थी वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो मान लेते हैं राष्ट्रपति को 67 में ये बात कही गई है कि ये 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन ये पद से हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा जो है अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। अब ये क्या होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? राज्यसभा की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि 2-3 चीजें समझिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है राज्यसभा की जो टोटल सदस्य हैं उनका बहुमत, यानी कि 245 इस समय सदस्य हैं, इसका 50% +1, इसका 50% +1, अगर इसका 50% 1,
+1 अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा पारित कर दे इस मेजॉरिटी से, तो लोकसभा को सिर्फ सहमति देनी होती है। लोकसभा को सहमति देनी होती है बस। सहमति यानी एग्री करना होता है इंग्लिश मीडियम। अब समझिए, 2-3 टेक्निकल चीजें हैं। उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही उठ सकता है, उसको पदच्युत करने का, यानी उसको अपने पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, जो रेजोल्यूशन है, वो सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है। राज्यसभा जो है वो अगर उस प्रस्ताव को अपने टोटल सदस्य के बहुमत से पारित कर दे, अपने टोटल मेंबर्स के बहुमत से यानी मेजॉरिटी से पारित कर दे, यानी कि 50% +1, तो 245 का 50% और उसके बाद 1 एक उसमें जोड़ दीजिए, उस प्रस्ताव को अगर पारित कर दे तो लोकसभा को सिर्फ सहमति देनी होती है कि ओके आई एग्री, दैट्स इट। तो प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को हटाने का राज्यसभा में उठ सकता है। दूसरी चीज, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्यसभा में आए तो उपराष्ट्रपति को उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है, जैसे हम प्रेसिडेंट को देते थे। 14 दिन का नोटिस देना होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना होगा, तभी ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा। और उसके बाद उसे अगर 50% +1 मेजॉरिटी से पारित करा दिया जाए तो लोकसभा को सिर्फ सहमति देनी होती है और वो अपने पद से हट जाएगा। अब आपको अगर याद हो प्रेसिडेंट का जो हमने इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अतिक्रमण करता है, बहुत ही हार्श वर्ड है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आर्टिकल 67 में कहीं भी उपराष्ट्रपति को किस कारण से पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी उल्लेख किया ही नहीं गया है। उपराष्ट्रपति को किस कारण से पदच्युत किया जा सकता है, ऐसा कोई भी कारण मेंशन नहीं किया गया है, जैसे उपराष्ट्रपति में किया गया था। ये बात समझ में आई आपको? तो कोई भी कारण मेंशन नहीं है, तो जो राज्यसभा उचित समझेगा उस हिसाब से वो प्रस्ताव पारित कर देगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, अगर वैकेंट हो जाए, इंग्लिश मीडियम, उपराष्ट्रपति का पद अगर वैकेंट हो जाए तो कार्यकारी उपराष्ट्रपति यानी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, कार्यकारी उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं है। कौन उसके पद को संभालेगा, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं है। अगर वो उसकी डेथ हो जाए, उसे रिमूव कर दिया जाए, वो रिजाइन कर दे, वो रिजाइन किसको करेगा? वो रिजाइन प्रेसिडेंट को करता है, राष्ट्रपति को करता है। लिखते जाइए पॉइंट्स में। वो रिजाइन जो है राष्ट्रपति को करता है और एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जो है, इसका जिक्र अगर वो पद से खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, डेथ हो जाए, या उसको हटा दिया जाए, या वो रिजाइन दे दे, तो उसके पद को कौन संभालेगा उतने दिन तक, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये वाली बात यहां पर लिख लीजिए। एक सेकेंड। अब ये जो वाली जो बात मैंने आपसे कही कि एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की बात यानी कार्यकारी उपराष्ट्रपति की बात नहीं कही गई है, तो 67 में तो बस इसका टर्म बताया गया है कि 5 साल का इसकी पदावधि होगी और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और कैसे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है और संविधान में किस कारण से उसके पद से उसको हटाया जाएगा, ये बात इसमें नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 बताता है
आर्टिकल 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है 5 साल तक तो अपना कार्यभार संभालता है, अगर वो रिजाइन कर दे, अगर वो रिमूव कर दिया जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो इसमें 2 बातें कही गई हैं कि अगर राष्ट्रपति को उसके 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसके कार्यकाल समाप्ति से पहले ही उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मान लीजिए 1 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो 1 अगस्त से नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों बातें इसमें हैं, लेकिन अगर वो रिजाइन कर दे या रिमूव कर दिया जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो उसका इलेक्शन जो है एज सून एज पॉसिबल, शीघ्र एज सून एज पॉसिबल, शीघ्र करा लेना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया? प्रेसिडेंट का अगर रिजाइन, रिमूवल या डेथ हो जा रहा था तो वहां पर 6 महीने का रखा गया था, है ना, कि 6 महीने के भीतर इलेक्शन होकर नया प्रेसिडेंट चुन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एज सून एज पॉसिबल। वैसे तो बोला है कि नॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल समाप्ति से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस रिजाइन हो जाए, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए, वो अपना कार्यकाल ही ना पूरा कर पाए, तो कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन करा लेना चाहिए। यहाँ पर 6 महीने का बाउंडेशन नहीं दिया गया है, शीघ्र इलेक्शन करा लीजिए। ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, बट नॉर्मल कार्यकाल चल रहा है तो उसके कार्यकाल समाप्ति से पहले करा ले। दूसरी चीज, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि कार्यकारी उपराष्ट्रपति के बारे में भी जिक्र नहीं किया गया है कि अगर मान लेते हैं इस बेसिस पे कुछ हो जाए उपराष्ट्रपति को, तो उसका पद कौन संभालेगा। कार्यकारी उपराष्ट्रपति की कोई बात संविधान में नहीं कही गई है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, यही आर्टिकल राष्ट्रपति में भी यूज हुआ था, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 71, इसी में उपराष्ट्रपति की भी बात कही गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय जो होगा, उसके निर्वाचन से संबंधित कोई भी निर्णय, निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित कोई भी निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होगा। फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के दोनों के इलेक्शन में जो भी निर्वाचन के तहत जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी झगड़ा, विवाद होगा, उन सब का निवारण या जो इसके ऊपर डिसीजन देगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा और वो बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, जो ये कहेगा। मान लेते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर कुछ ऐसी बातें हो गई कि वो अहर्य यानी डिस्क्वालीफाइड हो जाए वाइस प्रेसिडेंट, तो जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट था उसने जो भी काम किए हैं वो सब वैलिड रहेंगे, उसे इनवैलिड नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज ये भी बोला गया है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई एब्सेंट है, जो प्रेसिडेंट का था वही सेम इसका है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल वही सेम है जो प्रेसिडेंट में थी, इसमें दोनों के बारे में बात कही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है कोई भी वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा और वो बाइंडिंग होगा। और इलेक्टोरल कॉलेज अगर एब्सेंट है कोई, तो वो इलेक्शन में रद्द नहीं माना जाएगा। आपका ऑफिस या कोई भी पद खाली है इलेक्टोरल कॉलेज का, किसी ने वोट नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन फिर भी होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है, उसको इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा। तो ये वाली बात आर्टिकल 71 में सेम मैंने प्रेसिडेंट के टाइम पे जो बोला था, आर्टिकल 71 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की बात कही गई है। तो अगर कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज में या निर्वाचक मंडल में एब्सेंट है, खाली है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो बाधा नहीं देगा, वो इलेक्शन मान्य होगा।
ठीक है, ये वाली बात हो गई। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट देगा। सारा वाद विवाद इसका सारा वाद विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। आ जाते हैं आर्टिकल 69 में। चूंकि मैंने आपको बोला कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है और अपनी जो ओथ लेता है, जो शपथ लेता है, वो भी राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, या राष्ट्रपति ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो उसके थ्रू ले लेता है। ठीक है, या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, या राष्ट्रपति ने अगर किसी को अपॉइंट कर दिया है कि तुम दिलवा दो तो भी चलेगा। लेकिन मोटा मोटी शपथ और रेजिग्नेशन दोनों ही प्रेसिडेंट को देता है, मोटा मोटी। लेकिन प्रेसिडेंट अगर किसी को अपॉइंट कर दे शपथ दिलाने के लिए तो वो भी वैलिड है, बट वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। बट मोटा मोटी एग्जाम में आप क्या लिखेंगे कि रेजिग्नेशन और शपथ दोनों ही प्रेसिडेंट के समक्ष लेता है। तो इसमें क्या बोला गया है, क्या लेता है? इसमें दो बातें लिखी हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, टू बियर true faith and allegiance, true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India। और दूसरा लिखा है to faithfully discharge, to faithfully discharge the duties of his office। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, और टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और अपने कर्तव्यों का अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा, अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। ठीक है, ये दो बातें बोलता है वो। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो ओथ लेने का जो ये फॉर्मेट है वो संविधान में दिया हुआ है, जहां पर इनके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन बाकी सब लोगों के बारे में जो है शेड्यूल 3 में बोला गया है, अनुसूची 3 में बारे में विषय में बात कही गई है। अनुसूची 3 में उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का ओथ ना होकर अनुसूची 3 में सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, सबको शपथ दिलाने के फॉर्मेट हैं। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, बल्कि जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जिक्र हो रहा है वहीं पर उसके फॉर्मेट दे दिया गया है। बाकी सबका अनुसूची 3 में दिया गया है। तो इनका फॉर्मेट जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अनुसूची 3 में नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशन की ही बात कही गई है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बात कही गई है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अनुसूची 3 में नहीं है शपथ। जहां पे डिस्कस किया जा रहा है आर्टिकल बना के दिया गया है, ना कि शेड्यूल 3 में दिया गया है फॉर्मेट। ठीक है, ये आर्टिकल 69 हो गया। मतलब कि शपथ भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किसी आदमी के समक्ष लेता है। हमने पद देख लिया। एक चीज याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है कितनी ही बारी इलेक्ट हो सकता है अपने पद पर। ठीक है, वो
एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए, वो एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए। और कितनी ही बारी वो उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है, क्योंकि संविधान इसके बारे में मौन है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में मौन है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में मौन है। री इलेक्शन हो सकता है, एलिजिबल है वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, बट कितनी ही बारी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो वो कितनी ही बारी इलेक्शन लड़ सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और री इलेक्शन की भी बात कही गई है। अब आ जाते हैं इमोल्यूमेंट्स पे, यानी कि वेतन और भत्ते पे, सैलरी और अलाउंसेस पे, जिसका वेतन और भत्ता, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी पहले भी दे दी थी, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं लेता है, बल्कि वो आर्टिकल 97 के तहत राज्यसभा के पद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति होने के नाते सैलरी उठाता है। क्या बात आपको समझ में आ गई? सैलरी और इमोल्यूमेंट्स की बात कर रही हूं। आर्टिकल 97 यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के नाते वो सैलरी उठाता है ना, उपराष्ट्रपति जिस पद पर वो है उसकी वो सैलरी नहीं उठाता है, ठीक है। आर्टिकल 97 के तहत वो सैलरी उठाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 97 के तहत वो सैलरी उठाता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आर्टिकल 64 में इस चीज का जिक्र किया गया है कि अगर आर्टिकल 65 के तहत, अब 65 क्या था अभी डिस्कस किया मैंने, कि अगर उपराष्ट्रपति जो है अगर एक दिन के लिए भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, अगर एक दिन के लिए भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है, चाहे वो उसको रिमूव कर दिया गया हो, चाहे वो रिजाइन कर दिया गया हो, चाहे उसे हटा दिया गया हो, इम्पीचमेंट कर दी गई हो, चाहे वो इलनेस के कारण या किसी परिस्थिति के कारण वो एब्सेंट हो गया हो, और एक दिन के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति का पद संभाला हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला हो, तो फिर वो आर्टिकल 65 के तहत अगर उसने एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभाला है तो वो आर्टिकल 64 में ये कहा गया है, तब उसे ये वाली सैलरी नहीं मिलेगी, तब उसे प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाली इम्यूनिटी मिलेगी, प्रेसिडेंट वाला फैसिलिटी मिलेगी, इम्यूनिटी, प्रिविलेज, इमोल्यूमेंट, सैलरी, सब कुछ उसे वो मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मली वो आर्टिकल 97 के तहत उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तहत उसको सैलरी मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा उसको मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवल फैसिलिटीज़, घर वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि संशोधन किया गया, वो संशोधन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी एंड अलाउंसेस of the member of parliament amendment 2008। पहले इनको 40,000 सैलरी मिलती थी, उसके बाद इसे बढ़ा के 1,25,000 कर दी गई, और 1997 के बाद से ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इन्हें पेंशन का भी इनके लिए प्रावधान किया गया, पेंशन का भी इनके लिए प्रावधान किया गया। ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नो, हालांकि चीज सेम ही है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, चीज एक ही है वैसे। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया और इनकी सैलरी को 40,000 से 1,25,000 कर दिया गया, और 1997 के बाद से इनके लिए पेंशन का भी प्रावधान किया गया।
एक चीज याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर एक दिन के लिए भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये याद रखिएगा कि फिर उसे वही वाली सैलरी अलाउंस सारी प्रिविलेजेस वही मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती है। अदरवाइज आर्टिकल 97 के तहत जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति होता है वो उसके तहत सैलरी उठाता है और जो वेतन जो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इमोल्वमेंट्स हो गए। अब इसमें देखिए हम अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने लिया तो अमेरिका से है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बड़ा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे ये समझा देती हूँ कि अगर राष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है और भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसमें जो डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मान लेते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या उसे रिमूव कर दिया जाता है, जो कोई भी रीजन हो, तो जो उसका बाकी बचा पीरियड है वहाँ पे 4 साल का होता है। मान लेते हैं 1 साल में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या जो भी हो गया, तो बचे 3 सालों में वो प्रेसिडेंट का कार्यभार, वो प्रेसिडेंट बन जाता है और बचे 3 सालों में वो पूरा पद निभाएगा। कोई इलेक्शन नहीं होगा, जब कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद ही होगा। बात समझिए आपने कि यहाँ पर अगर 4 साल का टर्म है, 1 साल के अंदर ही कुछ भी हो जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है बचे 3 सालों के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा या जो भी बचा हुआ साल है और प्रॉपर वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। और जब तक वो प्रीवियस जो भी प्रेसिडेंट था उसका जितना भी अनएक्सपायर्ड टर्म बचा हुआ है उन सारे पीरियड को ये एंजॉय करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक उपराष्ट्रपति जो है मैक्सिमम कितने दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। अगर वो उसको रिमूव कर दिया गया है या उसने रिजाइन दे दिया है या उसकी डेथ हो गई है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। और अगर वो एब्सेंट है या इलनेस है तो वो तो अगले दिन आ ही जाएगा ऑफिस में। तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से अगर उसको इम्पीच कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिजाइन दे दिया गया या डेथ हो गई है उसकी, तो 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव करा लेना है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बना था वो बाकी उसके कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनता, फिर नया जो प्रेसिडेंट आएगा वही प्रेसिडेंट कहलाएगा। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी राष्ट्रपति ही रहता है। वो प्रॉपर बाकी उसका बचा हुआ जो भी अनएक्सपायर्ड टर्म था उसके लिए उसकी नियुक्ति नहीं होती है। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी प्रेसिडेंट ही रहता है। ये डिफरेंस है दोनों के पोस्ट में। और बल्कि समानता एक चीज क्या है कि जैसे समानता ये हो गई कि यहाँ पे ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का है, वहां भी वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सीनेट का। वहाँ राज्यसभा को सीनेट कहते हैं, ये अपर हाउस है ना, उनका अपर हाउस जो होता है वो सीनेट कहलाता है। तो उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके पावर देख लेते हैं। देखिए कुछ मेन पावर तो उसको दिया नहीं गया है, 2 पावर हम समझ सकते हैं, कुछ मेन पावर तो मुझे दिखता नहीं है। 2 मेन पावर जो है, एक तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है जो राज्यसभा का, तो राज्यसभा की जितनी गतिविधियां हैं वो सारा